हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक और आज का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका विज्ञान बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बायोलॉजी के अंदर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में इसका काफ़ी वेटेज होता है। बायोलॉजी का सबसे आधारभूत टॉपिक सेल बायोलॉजी होता है। तो आज हम सेल बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले साइंस की ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं जो कि सेल बायोलॉजी के साथ में लिंक्ड होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी को हम संक्षिप्त में स्टडी ऑफ सेल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या फिर इसे परिभाषित किया जा सकता है स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल। मीन्स साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फॉर्म, स्ट्रक्चर तथा कंपोजिशन का अध्ययन किया जाता है। फॉर्म से तात्पर्य होता है स्वरूप, स्ट्रक्चर से तात्पर्य होता है संरचना तथा कंपोजिशन से तात्पर्य होता है संगठन। तो हम इसमें स्वरूप, संरचना तथा संगठन का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का स्वरूप, कोशिका की संरचना तथा कोशिका के संगठन का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है, अर्थात साइटोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी देखिए, सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेल। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के संरचना, संगठन तथा उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। एक्चुअल में सेल बायोलॉजी के अंदर हम कोशिका जो होती है उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं, जबकि साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि साइटोलॉजी में केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो सेल बायोलॉजी होती है उसमें कोशिका के स्वरूप, कोशिका की संरचना और संरचना के साथ साथ में उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस तथा उससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे रिप्रोडक्शन या उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज, इन सब का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों के डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के रूप में फादर ऑफ सेल बायोलॉजी इसके रूप में सीपी स्वानसन को जाना जाता है।
जबकि फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी के रूप में A.K. शर्मा को जाना जाता है। तो अब तक हमने स्टडी किया है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बात की है बायोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में, या हम साइंस की ब्रांचेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि कोशिका के संदर्भ में या कोशिका से संबंधित जो साइंस की ब्रांचेज हैं वो कौन सी हैं। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल बायोलॉजी है उसमें कोशिका की संरचना, संगठन, उसके कार्यों तथा उससे संबंधित सभी प्रकार के जो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के रूप में C.P. स्वानसन को जाना जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी के रूप में A.K. शर्मा को जाना जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कोशिका के कुछ अन्य रोचक तत्वों के बारे में। देखिए, कोशिकाएं यदि हायरार्की रूप से देखा जाए तो आपने देखा कि एटम्स आपस में संयोजित होकर के बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं तथा बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलिज बनाते हैं और ये ऑर्गेनेलिज मिलकर के सेल का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा हायरार्की लेवल पर यदि देखा जाता है तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वह है एटम होता है। विभिन्न प्रकार के जो एटम्स होते हैं एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं और उसके पश्चात में बायोमॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक निश्चित रासायनिक अनुपात में या एक आपस में कंबाइंड होकर के ऑर्गेनेलिज का निर्माण करते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है या कोशिकांग कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिका का निर्माण करते हैं। यहाँ हिंदी में इनके हम नाम लिख देते हैं। एटम को कहा जाता है परमाणु, बायोमॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जैव अणु, ऑर्गेनेलिज जो होते हैं उनको कहा जाता है कोशिकांग, जबकि सेल को कहा जाता है कोशिका। तो आपने हायरार्की पैटर्न देखा, जिसमें आपने देखा कि जो कोशिकाएं होती हैं इनका डेवलपमेंट या कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है बेसिकली वो एटम्स के कारण ही हो पाती है। या सीधे तौर पर हम कहें कि जो निर्जीव या इनएनिमेट जो मैटर्स होते हैं उनसे ही सजीव वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। और अल्टीमेटली हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वह परमाणुओं के रासायनिक समन्वय की वजह से ही संभव हो पाती है। कोशिकाएं सभी जीवों की आधारभूत इकाई होती हैं, अर्थात सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं या कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात जितने भी इस संसार में पाए जाने वाले जीव हैं उन सबका जो निर्माण होता है वह कोशिकाओं के कारण ही संभव हो पाता है। कोशिकाएं या सेल्स जीवों की आधारभूत संरचनात्मक, व कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। सेल्स जीवों में पाई जाने वाली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। A cell is
फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, जितने भी जीव इस संसार में पाए जाते हैं उन सबका निर्माण कोशिकाओं से होता है। जीव से तात्पर्य होता है जो जीवित है। कोई भी जीव जो आपको अपने आसपास में दिखाई देता है, मनुष्य स्वयं एक जीव है, तोता, बंदर, बिल्ली, गाय, कुत्ते, शेर, चूहे, चीता, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सभी जीव कहलाते हैं और इन सब का जो निर्माण होता है वह कोशिकाओं से होता है। कोशिकाएं जीवों की आधारभूत से तात्पर्य होता है कि जिसके बिना ये चीज़ संभव ही नहीं हो पाती, या जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। तो आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाइयां हैं, अर्थात ये संरचना को बनाती हैं, जीवों के शरीर को बनाती हैं और जीवों में होने वाले जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को कंप्लीट करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो कोशिकाएं जीवों की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयां होती हैं, अर्थात ये जीवों के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं और जीवों के निर्माण के साथ साथ में उनके अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं या जिन्हें हम उपापचयी क्रियाएं कह सकते हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के लिए भी ये आवश्यक होती हैं। तो आपने देखा सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है और कोशिकाएं जीवों की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं जिनको हम बात करते हैं। पहले होते हैं यूनिसेल्यूलर या एसेल्यूलर। इनको कहा जाता है एक कोशिकीय या अकोशिकीय जीव। तो इसको परिभाषित करते हैं। यूनिसेल्यूलर से तात्पर्य होता है वे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, अर्थात वे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, या यूं कह सकते हैं कि वे जीव जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, एक सेल से होता है, उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो देखा आपने, वे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ऐसे जीव कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहा जाता है, प्रोटिस्ट एटसेट्रा। तो देखिए, वे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एटसेट्रा। इन सभी जीवों के निर्माण जो है एक कोशिका के माध्यम से होता है और इसी वजह से इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है या अकोशिकीय जीव कहा जाता है, जिनके एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं यहाँ पे। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं इनकी लाइफ एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होती हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वे स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, फ्री एग्जिस्टेंस होता है, तथा
जीवन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं, जीवन हेतु आवश्यक क्रियाएं या जो एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें ये एक कोशिका के माध्यम से संपादित कर पाते हैं। जीवन हेतु आवश्यक क्रियाएं इसी कोशिका द्वारा संपादित होती हैं। तो आपने देखा एक कोश के जो जीव होते हैं वे स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और इनके जीवन के लिए आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं वह भी इस एक कोशिका के द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है वे जीव एक संपूर्ण जीव के रूप में भी कार्य कर सकते हैं या वे एक संपूर्ण जीव के रूप में पाए जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी ऐसा जीव जिसके अंतर्गत एक कोशिका से भी कम या कोई भी ऐसा घटक जिसके अंदर एक कोशिका से भी कम कंपोजिशन पाया जाता है, अर्थात कोशिका के संपूर्ण जो कंपोजिशन होता है वह उपस्थित ना हो, तो ऐसी दशा में किसी भी जीव का जो अस्तित्व है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक कोशिका से कम संगठन होने की वजह से किसी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व पॉसिबल नहीं हो पाता या कोई एक जीव के रूप में हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आपने देखा यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है और जीवन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वह भी इसी सेल के माध्यम से यहाँ संपादित होती हैं। इसके बाद में दूसरे जो जीव आते हैं उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, अर्थात मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और जो दूसरा होता है वह है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिज्म से तात्पर्य होता है जीव। जीव का मीन्स होता है कोई भी जीवित घटक, जैसे कि मनुष्य, बंदर या कोई अन्य प्रकार का जीव हो सकता है। इसमें प्लांट्स भी सम्मिलित होते हैं। तो बेजीव जिनका संगठन एक से अधिक सेल्स द्वारा होता है या बेजीव जिनका निर्माण या फिर कह सकते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से अधिक सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ ऐसे जीव जिनके शरीर के निर्माण हेतु एक से ज़्यादा कोशिकाओं की आवश्यकता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिनके शरीर का निर्माण एक से ज़्यादा कोशिकाओं से हुआ है, ऐसे सभी जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर को हिंदी में बहुकोशिकीय कहा जाता है, जैसे मनुष्य, विकसित जीव, पौधे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा सभी विकसित प्रकार के जीव, पौधे, मनुष्य और जो आपके आसपास में बड़े जीव दिखाई देते हैं वो सभी मल्टी सेल्यूलर प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं और ऊतक अल्टीमेटली अंग तथा अंग तंत्र बनाते हैं जिनसे इनके शरीर का निर्माण होता है। तो अभी तक इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने पढ़ा ब्रांचेज के बारे में। उसके पश्चात हमने देखा कि जो सेल्स होती हैं वो किसी भी जीव के लिए एक आवश्यक पैरामीटर के तौर पर कार्य करती हैं, किसी भी जीव की आधारभूत घटक होती हैं और सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर हमने जीवों को दो श्रेणियों में बांटा। पहले वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है या यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, और दूसरे वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
बायोलॉजी में बहुत अधिक जो सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी स्टडी के लिए हम विशेष प्रकार के एपरेटस का उपयोग करते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप्स कहा जाता है। यहाँ हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप्स की। देखिए, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश किरणें या जो रेज होती हैं उन्हें एनहांस कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। अर्थात ऐसा यंत्र जो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणों को आवर्धित करने का काम करता है, मैग्नीफाई करने का काम करता है, उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। और इसका उपयोग सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स को देखने में किया जाता है। ऑब्जेक्ट से तात्पर्य होता है जिस वस्तु को हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप्स या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें माइक्रोस्कोप्स की स्टडी की जाती है उसे माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें माइक्रोस्कोप्स की स्टडी की जाती है उसे माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। अर्थात सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप्स। देखिए, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के रूप में एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ल्यूवेन हॉक, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से वस्तु से चलकर या ऑब्जेक्ट से चलकर आने वाली प्रकाश किरणों को आवर्धित किया जाता है उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप की जो स्टडी होती है उसे माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के रूप में एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। माइक्रोस्कोप्स की खोज जेनसन तथा जेनसन द्वारा 1590 में की गई। अर्थात जैकेरियस जेनसन तथा उनके साथियों ने 1590 में प्रथम माइक्रोस्कोप को खोजा था। इसके पश्चात गैलीलियो तथा अन्य साइंटिस्ट ने इसका डेवलपमेंट किया और सर्वाधिक जो रिसर्च वर्क है इनके ऊपर वो एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक ने किया, जो कि एक डच मर्चेंट थे। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या सूक्ष्म जो संरचनाएं होती हैं उनको आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। बायोलॉजी में जितने भी सूक्ष्म या माइक्रो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप्स बेहद मददगार होते हैं और इनकी सहायता से ही हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर पाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइमलाइन की या हिस्ट्री की। देखिए, टाइमलाइन से तात्पर्य है हिस्ट्री। बायोलॉजी के क्षेत्र में या सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में जिन साइंटिस्ट ने सर्वाधिक योगदान दिया उनमें से हम कुछ साइंटिस्ट को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है 1665, साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। सन 1665 में या 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी
और उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने अपने द्वारा किए गए रिसर्च को पोस्टुलेट किया, उस रिसर्च को छपवाया। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप्स की सहायता से कॉर्क कोशिकाओं का अध्ययन किया और उन्हें सेलुला नाम दिया। तो इन्होंने क्वेरकस सुबेर, ये एक पौधा है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पेनिश ओक। इस पौधे की छाल या बार्क जो होती है उससे कॉर्क का निर्माण होता है और उस कॉर्क की स्लाइस में या कॉर्क के टुकड़े में या कॉर्क के सेक्शन में इन्होंने सर्वप्रथम अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखी। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में क्वेरकस सुबेर नाम के पौधे से प्राप्त कॉर्क की कोशिकाओं को देखा और इस कोशिका में इन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी थी। ये जो संरचनाएं थीं वो हनीकॉम्ब से मिलती जुलती थीं। यह मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाओं को इन्होंने यहाँ पे देखा था और हर एक संरचना को इन्होंने सेल्यूले नाम दिया, जिसे अब सेल कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में क्वेरकस सुबेर से प्राप्त कॉर्क कोशिकाओं को काट करके देखा अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में और उस माइक्रोस्कोप में उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी जो कि हनीकॉम्ब से मिलती जुलती थी। इसमें से प्रत्येक एक संरचना को इन्होंने सेलुलर नाम दिया, जिसे अब सेल कहा जाता है। तो सेल की सर्वप्रथम खोज करने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। तो इससे तात्पर्य हुआ सर्वप्रथम सेल को देखा यानी कोशिका की खोज की। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। इनके द्वारा चूंकि जो आपका कॉर्क होता है उसकी कोशिकाओं को देखा गया था और कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो सामान्यतः मृत प्रकार की होती हैं, अतः मृत कोशिका की खोज का श्रेय भी इन्हें जाता है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की और इनके द्वारा जो कोशिका देखी गई थी वह मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। हम यहाँ रॉबर्ट हुक के जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। सर्वप्रथम मृत कोशिका जो होती है उसकी खोज का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपने जो अनुसंधान थे या अपना जो रिसर्च था उसे एक पुस्तक में प्रकाशित किया जो कि इन्होंने लंदन में प्रकाशित करवाई थी और इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने अपने द्वारा जो देखी गई संरचनाएं थी उनका वर्णन किया है। रॉबर्ट हुक ने चूंकि सबसे पहले भारी संरचना का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने चूंकि एक जो ये कॉम्ब-लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने हनीकॉम्ब के जो समान संरचनाएं जो यहाँ पे इन्होंने देखी थी, तो इस संरचना को केवल ये बाहर से इन्होंने प्रेक्षित किया था और उसकी स्टडी की थी। तो हमने देखा कि कोशिका की जो बाह्य संरचना का जो अध्ययन होता है वो किया जाता है साइटोलॉजी में, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कोशिका की बाह्य संरचना का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और उन्होंने इस कोशिका को क्वेरकस सुबेर से प्राप्त कॉर्क कोशिकाओं के अंदर खोजा था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम संरचना का कोशिका की संरचना को देखा था और संरचना की जो स्टडी होती है वह साइटोलॉजी में की जाती है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
1674 इनका टाइम मिलता है, लेकिन इन्होंने 1671 से लेकर के 76 के बीच में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक डच मर्चेंट थे और इन्हें माइक्रोस्कोप्स बनाने का काफ़ी शौक था। माइक्रोस्कोप्स इनके द्वारा जो बनाए गए थे वो सोने तथा चांदी के हुआ करते थे और विभिन्न प्रकार के जो ग्लासेज होते थे उनको घिस करके ये लेंसेज बनाया करते थे। इनके द्वारा बनाए गए जो माइक्रोस्कोप हैं उनकी सहायता से इन्होंने कई रिसर्च किए, कई एक्सपेरिमेंट किए। सन 1674 में या 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने दांतों की खुरचन में, दांत की खुरचन से मतलब होता है डेंटल स्क्रैपिंग। अब डेंटल स्क्रैपिंग क्या होती है पहले वो बता देता हूँ। डेंटल स्क्रैपिंग से तात्पर्य होता है सुबह के समय जब दांतों के ऊपर एक परत जम जाती है, मैल जैसी परत जम जाती है, सफ़ेद से कलर की हो सकती है, तो ये जो परत होती है वो उसे कहा जाता है डेंटल स्क्रैपिंग। तो इन्होंने क्या किया था, दांतों की जो खुरचन होती है उस दांतों की खुरचन को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उसमें उनको एक हिलती डुलती संरचना दिखाई दी थी। एक इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट इनमें दिखाई दिया था और उस मूविंग ऑब्जेक्ट को इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। एक ही वर्ड है कंप्लीट। तो इनके द्वारा एनिमलक्यूल इन्होंने नाम दिया था। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में डेंटल स्क्रैपिंग या दांतों की खुरचन में एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा, एक हिलती डुलती संरचना को देखा और इस हिलती डुलती संरचना को इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। इस एनिमलक्यूल को बाद में बैक्टीरिया कहा गया। तो इस जो एनिमलक्यूल था इसको बाद में एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया शब्द देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एहरेनबर्ग को, लेकिन इनके द्वारा जो एक्चुअल में खोजी गई संरचना थी वो क्या था, एनिमलक्यूल था और उस एनिमलक्यूल एक्चुअल में एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया जो नाम दिया गया है वो एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ देखिए 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे ये एक डच मर्चेंट थे और इन्होंने अपने द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से दांतों की खुरचन में एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा और उस मूविंग जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल। हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे एनिमलक्यूल। तो एनिमलक्यूल इन्होंने इसे नाम दिया था और ये एनिमलक्यूल एक्चुअल में एक बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया की खोज करने का जो श्रेय जाता है सर्वप्रथम वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रूप में जाना जा सकता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसके अलावा मानव शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, आरबीसी, एल्गी, प्रोटिस्ट इत्यादि जीवों को देखा था। तो देखिए रॉबर्ट हुक के पश्चात में जो साइंटिस्ट हुए थे उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने दांतों की खुरचन में एनिमलक्यूल को देखा जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है और इसके पश्चात इन्होंने मानव शुक्राणु, आरबीसी, एल्गी, प्रोटिस्ट इत्यादि जीवों को देखा। प्रोटिस्ट जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीवों को कहा जाता। प्रोटिस्ट जो जीव होते हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, चूँकि दांतों की खुरचन में इन्होंने सबसे पहले एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा और उसे इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की कि इनके द्वारा जो देखी गई जो सेल थी, ये मूविंग जो ऑब्जेक्ट था वह एक्चुअल में एक सेल थी और वो जो सेल थी वो बैक्टीरिया की सेल थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले लाइव जो सेल होती है या जीवित जो कोशिका होती है, अलाइव सेल, इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो ल्यूवेनहॉक ने
सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा, सर्वप्रथम जीवित या अलाइव सेल को देखा, सेल की खोज की। तो डेड सेल की खोज करने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो जाता है रॉबर्ट हुक को, जबकि अलाइव सेल या लाइव जो सेल होती है उसकी खोज करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ल्यूवेनहॉक को। सबसे पहले जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा था। (1831) में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पादपों की जड़ों में ऑर्किड प्लांट्स की जड़ों में केंद्रक की खोज की, यानी कि न्यूक्लियस को देखा। तो न्यूक्लियस की खोज का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। इन्होंने 1831 में ऑर्किड जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में या रूट्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर इन्होंने केंद्रक को खोजा था। नेक्स्ट 1835 साइंटिस्ट हैं डुजार्डिन। इन्होंने प्रोटोजोअन जीवों में या प्रोटोजोअन्स में सेमी फ्लूइड तरल को देखा। तो डुजार्डिन जो थे उन्होंने 1835 में प्रोटोजोअन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन प्रोटोजोअन्स के अंदर एक सेमी फ्लूइड कंटेंट इन्होंने देखा या अर्ध तरल पदार्थ उन्होंने उसके अंदर देखा और इसे सारकोड नाम दिया। एटीन 1835 में डुजार्डिन ने प्रोटोजोअन्स में सेमी फ्लूइड को देखा और इस फ्लूइड को इन्होंने सारकोड नाम दिया। 1840 में जोहान्स पुरकिंजे ने पादप कोशिकाओं के अंदर इसी प्रकार का एक तरल पदार्थ देखा और उस तरल पदार्थ को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो देखा आपने 1835 में डुजार्डिन ने प्रोटोजोअन जो जीव होते हैं उनमें सेमी फ्लूइड देखा और उस सेमी फ्लूइड को इन्होंने सारकोड नाम दिया था। 1840 में जोहान्स पुरकिंजे ने पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल्स के अंदर इसी प्रकार का एक तरल पदार्थ देखा और उस तरल पदार्थ को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। इसके अलावा और साइंटिस्ट की हम बात करें 1838 साइंटिस्ट हैं एम.जे. स्लाइडिंग। इनका पूरा नाम शायद मैथियस जूलियस स्लाइडिन है। तो एम.जे. स्लाइडिन ने प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया या पौधों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके आधार पर इन्होंने बताया कि सभी पौधे ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं या सेल्स के बने होते हैं। सभी जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। तो 1838 में एम.जे. स्लाइडेन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। जर्मन बॉटनिस्ट मीन्स जर्मनी के एक बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? वे साइंटिस्ट जो कि
प्लांट्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी की स्टडी करते हैं, उन्हें कहा जाता है बॉटनिस्ट। तो जर्मन बॉटनिस्ट एम.जे. स्लाइडेन ने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की और इन्होंने बताया कि सभी जो पौधे होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं तथा ये सेल्स पादपों में ऊतकों का निर्माण करती हैं, यानी कि प्लांट टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया सभी जीव या खासतौर पर जंतु, एनिमल्स सेल से बने होते हैं तथा इनकी कोशिकाओं के बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एटीन 1839 में थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि सभी जो जंतु हैं, सभी जो एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं और इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी रिसर्च कंडक्ट किया था और उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल में सेल बॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल बॉल पाई जाती है जो कि इनके चारों ओर उपस्थित होती है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। एम.जे. स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान, इन्होंने सम्मिलित रूप से अपने रिसर्च के आधार पर सेल थ्योरी प्रस्तुत की। सेल थ्योरी को कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, सेल थ्योरी के अनुसार सभी जीव कोशिका या इसके तत्वों से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका या इसके घटक से मिलकर बने होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स और इट्स कंपोनेंट्स। कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर कोशिका सिद्धांत में यहाँ पर 2 पॉइंट्स को यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया है। पहला है सभी जीव कोशिका या इसके घटक या इसके भागों से बने होते हैं और दूसरा है कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। एक्चुअल में जो एम.जे. स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा, थियोडोर स्वान के द्वारा जो दिया गया था सेल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं एवं कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, इस कथन को रूडोल्फ विर्चो के कथन से लिया गया है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1855 में, जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट है ओमनिस
सेल्यूला, ए सेल्यूला। इसके अनुसार सेल्स, इसका इंग्लिश मीन होता है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी में, इस स्टेटमेंट को रुडोल्फ विर्चो के कथन से लिया गया था। तो इस कथन से तात्पर्य क्या होता है, पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो बाद में जनन के माध्यम से और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी। सपोज कीजिए यहाँ पर एक कोशिका है, इससे 2 नई कोशिकाएं बनेंगी और इनसे भी आगे नई नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इससे तात्पर्य हुआ कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं यहाँ बनती हैं और इन नई कोशिकाओं से और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह क्रम जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ता रहता है, लगातार चलता रहता है। और इसके आधार पर इन्होंने एक लीनियज सिस्टम प्रस्तुत कर दिया था और इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। तो थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रुडोल्फ विर्चो को। थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज से तात्पर्य होता है कि एक सिस्टमेटिक वंशानुगत प्रकार का एक सिस्टम चालू हो जाता है, जिसके माध्यम से पहले वाली कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाती हैं और उनसे आगामी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती हैं। तो एक लीनिएज सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होने की वजह से इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज के नाम से जाना जाता है।